हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रजीराम में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर 7। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होगा 80। निर्देश: सबसे पहले अपने रोल नंबर लिखें प्रश्न पत्र पर। सभी प्रश्न आपको करने हैं अनिवार्य, और उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। जिनके अंदर आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। आंतरिक खंड का अर्थ है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 12 पार्ट हैं, तो 12 का एक साथ ही लिखना है। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न खंड है। तो 1 का 1 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही हो सकते हैं, उपयुक्त सभी। आसूत जल की पीएच का मान है। आसूत जल जो होता है उसकी पीएच का मान कितना होता है? 7। सिनाबार किसका अयस्क है? सिनाबार मरकरी का अयस्क है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होने की संभावना है। 5वां, ये सुझाव किसने दिया कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय विद्यमान थे? मेंडल ने, डार्विन ने, हाल्डेन ने या मिलर ने? तो ये दिया था हाल्डेन ने। फिर 6, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो ये अपना जो गोलीय दर्पण होता है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका जो केंद्र होता है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ध्रुव, पी। तो 6 का क्या हो जाएगा? ध्रुव। 7वां, माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य का काम कौन करता है? जिसमें कार्य के आदान प्रदान होता है। माँ और भ्रूण के बीच प्लेसेंटा करता है। 8वां, जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस में होता है? तो जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन पीले में होगा, लाल में होगा, बैंगनी में या नारंगी में? तो ये होगा बैंगनी रंग में। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आप सबको पता है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। 10वां, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। उत्तम ईंधन है, इसमें कितने % तक मीथेन गैस होती है? तो जैव गैस के अंदर 75% तक मीथेन होती है। 11वां, जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो पीड़कनाशी है, शाकनाशी है, डीडीटी है। तीनों ही है, उपयुक्त सभी। पहले का 12वां, कोयला और पेट्रोलियम में क्या उपस्थित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या उपयुक्त सभी? तो ये क्या होगा? तीनों ही, चारों ही उपस्थित होते हैं, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं? तो 2 परमाणु जब अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। दूसरा, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्तफलन होते हैं। तीसरा, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में खालिस्तान में विघटित हो जाता है, पाइरूवेट में। चौथा, पादप कोशिकाएं खालिस्तान की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, जल की मात्रा में। 5वां, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है KWH, किलोवाट घंटा, या जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं। 6, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? तो जो बेलन के आकार की है, पास पास लिपटे, इसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार है, तो इसको बोलते हैं परिनालिका। 3, अति लघुरात्मक प्रश्न। पहला, अभिक्रिया H2S प्लस Br2 इक्वल्स टू 2HBr प्लस S में किसका अपचयन हो रहा है? आपको पता है अपचयन 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो ऑक्सीजन हट रही हो या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो। तो ये अभिकारक हैं H2S और Br2, और ये है अपने पास उत्पाद HBr प्लस S। तो इस उत्पाद के अंदर किस में ऑक्सीजन घट रही है या हाइड्रोजन जुड़ रही है? Br के अंदर। तो किसका अपचयन होगा? Br2 का। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसको जब आप 373 केल्विन ताप पर गर्म करोगे
तो इसमें से जो डेड जल काणु है वो हट जाएगा, आधा जल काणु बचेगा और इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो पीओपी का सूत्र क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तीसरा, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। वो धातु होती है ब्रोमीन, सॉरी तो वो धातु ब्रोमीन होती है। चौथा, बेंजीन C6H6 में एकल, द्वि एवं त्रि अबंधों की संख्या बताइए। बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, सूत्र दे ही रखा है आपको, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन कार्बन के बीच में इसमें एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है। कौन कौन सा डबल बॉन्ड होगा, जो अल्टरनेटिव है वहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, और हर एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन। तो सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड बंद हो गए 9। और द्विआबंध कितने हो गए, 1 2 3 3 द्विआबंध हो गए, त्रिआबंध कोई है नहीं इसमें, तो त्रिआबंध 0 हो जाएगा। पांचवा, मेंडलीफ ने तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों के लिए किन तत्वों से बने यौगिकों पर ध्यान दिया था। तो मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बन रहे थे उनके ऊपर ध्यान दिया था। छठा, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, जो मेडुला भाग होता है वो करता है। सातवां, ट्यूबेक्टोमी का संबंध किस संरचना या अंग से है। तो ये मादा जनन तंत्र के जो अंडवाहिनी होती है उससे संबंध होता है। आठवां, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करते हैं। P बराबर क्या होता है, W/T। तो पावर, शक्ति से ही विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किया जाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, शक्ति की वाट। उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 10वां, वर्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। जो वर्ताकार धारावाही चालक तार है इसमें सबसे अधिक चुंबकीय बल कहाँ पे होगा, केंद्र पे होगा इसके। 11वां, OTEC विद्युत संयंत्र का पूरा नाम क्या है। O का मतलब ओशियन, T का मतलब थर्मल, E का मतलब एनर्जी, C का मतलब कन्वर्जन और प्लांट। तो हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। 12वां, खाद्य श्रृंखला सबसे अधिक लंबी कब होगी। जब जीवों के खाद्य स्वभाव के अंदर विविधताएं ज़्यादा होंगी, मतलब वो अलग अलग जीवों को खाना पसंद करेंगे, तो वो खाद्य श्रृंखला भी उतनी ही अधिक लंबी होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, लघुरात्मक प्रश्न 2 नंबर का है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी एक उपयोगिता बताइए। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा जाता है, इन सबसे अधिक ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो इस प्रकार से प्राप्त जो श्रेणी होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु के विलयन में से उसको हटा देगी, उसकी जगह खुद जुड़ जाएगी, जो कम अभिक्रियाशील है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। 5वां, साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। साबुन बनाने की जो क्रिया है उसे साबुनीकरण कहते हैं। और ये होती कैसे है, जब एस्टर की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो एल्कोहल हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है जिसे हम साबुन कहते हैं वो प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उपयोग क्या है इसका, साबुनीकरण का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न सूत्र वाली यौगिक किस सजातीय श्रेणी के हैं। तो पहले के अंदर आपको क्या दिख रहा है, NH2 यानी एमीन श्रेणी का है। दूसरे में क्या दिख रहा है, CH3 इधर हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर वापस से CH3। तो ये कीटोन समूह है, इस समूह को क्या बोलते हैं, कीटोन। फिर है 7वां, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में क्या बदलाव होता है, क्या परिवर्तन होता है। तो जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता है। इसका मतलब नाभिक का जो आवेश है वो बढ़ता है, नाभिक का बाहरिक इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल बढ़ता है, और इससे परमाणु का आकार कम होता जाता है, त्रिज्या घटती जाती है। धात्विक गुण, बाएं से दाएं जाते हैं तो सबसे पहले इधर क्या होगी, धातुएं, और फिर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे धातुओं की संख्या कम होती जाएगी और बीच में उपधातु आ जाएगी, और लास्ट में क्या हो जाएगी, अधातुएं। तो बाएं से दाएं गए तो धात्विक गुण क्या हुआ, कम होता गया।
फिर प्लाज्मा किसे कहते हैं, इसका काम बताइए। तो जो हमारे रुधिर का जो तरल भाग होता है, तरल माध्यम होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती है। इसका काम क्या है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य जो पदार्थ है वो विलीन रूप के अंदर घुले हुए रहते हैं इसके अंदर, और यह उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। स्वपरागण किसे कहते हैं, इसका लाभ क्या है। 9वां, तो जब किसी एक पुष्प के परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका अग्र पर हो जाए तो इसे ही स्वपरागण कहते हैं। इससे लाभ क्या है, परागकणों को वर्तिका अग्र तक पहुंचने के लिए किसी अन्य साधन, अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, और परागकण है वो व्यर्थ में नष्ट नहीं होंगे, ये इसका फायदा है। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। तो चित्र तो आपको बनाना पड़ेगा, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों का अच्छे से याद कर लेना चित्र। फिर है 11 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है। तो ये प्रकाश की एक घटना है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लो माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 2 है, और जैसे ही वो इस पृष्ठ पे आती है जहाँ पर ये दोनों माध्यम पृथक होते हैं, इस पृष्ठ के बाद वो क्या करेगी, अपने मार्ग को बदल लेगी, अपनी दिशा बदल लेगी। मतलब सीधी ऐसी जानी चाहिए, ऐसी नहीं जाएगी वो, या तो विलंब की ओर मुड़ेगी या विलंब से दूर हटेगी, और ये निर्भर करता है दूसरे माध्यम के घनत्व पे, प्रकाशिक घनत्व पे। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि पहले माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल, ये दोनों अलग अलग हो जाती है, वेग में परिवर्तन हो जाता है, इसी वजह से अपवर्तन होता है। 12वां, विद्युत धारा जनित्र और विद्युत मोटर में अंतर क्या है। तो इधर लिख देंगे हम जनरेटर जनित्र, इधर लिख देंगे मोटर। जनित्र का काम क्या करता है, जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और जनित्र कौन से सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जबकि मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके ऊपर काम करती है। फिर है 13 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जो जनित्र होता है उसमें आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, सर्पी वलय, ब्रश ये पाए जाते हैं। इन सब के काम क्या है वो बताने हैं। 14 नंबर, विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है ना, वो जो मिश्र धातु जिससे बनी है, अगर उनकी अलग अलग प्रतिरोधकताओं की बात करें तो उनसे ज़्यादा होती है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, और इसी वजह से ये उच्च ताप के ऊपर जल्दी ही पिघलती नहीं है, इनका उपचयन नहीं होता, दहन नहीं होता। और यही कारण है कि विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध आपको बताना है। तो जैसे आप ए को इधर पकड़ के खींचोगे, बी को इधर पकड़ के खींचोगे, तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा, ये R1, ये R2 और नीचे क्या आ जाएगा R3। तो मतलब जो R1 और R2 है वो श्रेणी क्रम के अंदर आ जाएंगे, और जो R3 है वो इन दोनों के समांतर क्रम में आ जाएगा। श्रेणी क्रम में सीधा सा योग हो जाता है, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, और समांतर क्रम में जो 4 लग रहा है, अब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो कुल प्रतिरोध जो 1/R है वो अब क्या होगा, 1/8 प्लस 1/4, लघुत्तम क्या आ जाएगा 8। 8 का 8 में भाग दिया एक बार, 4 का 8 में दिया 2 बार, तो 1/R किसके बराबर आ गया 3/8 के। और जब उल्टा करेंगे इसको, R की वैल्यू निकालेंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा 8/3, और 8 के अंदर 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा उत्तर 2.66 ओम। फिर 16 नंबर, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन और सूर्य में अंतर बताइए। तो इधर लिख लेंगे जीवाश्मी ईंधन, इधर लिख देंगे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो जीवाश्मी ईंधन क्या होता है, अनवीकरणीय होता है, मतलब इनका निर्माण करोड़ों सालों से होता है और ये दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जबकि सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है, हर दिन हमें सूर्य दिखाई देता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। दूसरा, जीवाश्मी ईंधन किसी भी समय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जीवाश्मी ईंधनों से, ये तो सही बात है, चाहे दिन हो रात तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सूर्य की ऊर्जा तभी प्राप्त की जा सकती है जब सूर्य दिखाई दे, सूर्य चमके। क्वेश्चन नंबर 17, दीर्घ उत्तरात्मक। 17 का ए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं समझाइए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित
किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जो सभी अभिकारक हैं और जो सभी उत्पाद हैं तथा उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव या गैस है, उनको प्रतीकों के रूप में जो दर्शाते हैं हम, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण वही होगी जहाँ कहीं भी आपको रासायनिक परिवर्तन मिलेगा। बी, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है आयरन का भाप के साथ अभिक्रिया। आयरन मतलब लोहा, Fe। इसकी अभिक्रिया करवानी है हमें भाप के साथ। भाप किससे बनती है? पानी से, H2O। आयरन कौन सी अवस्था में मिलेगा? सॉलिड यानी ठोस अवस्था में। और भाप है तो कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। जब ये दोनों मिलती है तो निर्माण किसका होता है? Fe2O3 का, Fe3O4 का, Fe3O4। और प्लस में गैस निकलेगी कौन सी? H2 गैस। अब मेन काम होता है इस अभिक्रिया को संतुलित करने का, यानी ये संतुलित कैसे होगी। तो इधर देखो Fe1 है, इधर कितने हैं? 3 है। तो Fe को इधर कितना बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन इधर कितनी है? 4 है। इधर कितनी है? 1 है। तो इधर कितना बनाना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन को 4 किया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। और इधर कितने हैं? 2। यहाँ पे 8 होने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जब भी आपको अभिक्रिया पूछे उसे संतुलित करके भी बताना होता है। तो अपने पास अभिक्रिया फाइनल में क्या आ जाएगी? 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। दूसरा, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया। सोडियम को हम किससे दर्शाते हैं? Na से दर्शाते हैं। प्लस जल सीधा अब की बार भाप नहीं का है, जल का है, तो जल हम लिक्विड अवस्था में लेंगे। सोडियम किस में हो जाएगा? ठोस अवस्था में। और जल किस में हो जाएगा? लिक्विड अवस्था में। इन दोनों से जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद बनता है वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एक, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं है ये। ऑक्सीजन उत्पाद में एक है, अभिकारक में भी एक है। सोडियम उत्पाद में एक है, अभिकारक में भी एक है। हाइड्रोजन उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन की संख्या कैसे बराबर कर सकते हैं हम? तो जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को 4 बनाया जा सकता है 2 से गुणा करके। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और 1 ये होगी, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हाइड्रोजन 4। वो ऑक्सीजन 2 है उत्पाद में, अभिकारक में भी 2 है। सोडियम उत्पाद में 2 है तो अभिकारक में भी कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। और संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनेगी? 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। फिर 18वां, परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? इसके प्रमुख भागों के बारे में बताइए। तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में है। परिधीय तंत्रिका तंत्र वह तंत्र जो कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे ही परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो इसमें 2 तंत्रिकाएं पाई जाती है। पहले तो कपाल तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती है, और दूसरी परिधीय तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु से निकलती है। तो पहले बात करें हम कपाल तंत्रिकाओं के बारे में। कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं मनुष्य के मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है। और ये मनुष्य में कितनी जोड़ी पाई जाती है? 12 जोड़ी पाई जाती है। इनमें संवेदी टाइप की हो सकती है, प्रेरक टाइप की हो सकती है, मिश्रित भी हो सकती है। जबकि जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो मेरु रज्जु से निकलती है और ये 31 जोड़ी पाई जाती है और ये सभी मिश्रित प्रकार की होती है। ये अंतर है। फिर 19वां, एकल संकर संकरण को परिभाषित कीजिए। मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख द्वारा समझाइए। तो पहले बात करते हैं एकल संकर संकरण क्या होता है। तो एक जोड़ी जो युग्म विकल्पी है उनके मध्य कराया गया जो संकरण या क्रॉस है वही एकल संकरण संकरण कहलाता है। तो एक विकल्पी जोड़े को लेते हैं, इधर ले लेते हैं जनक के अंदर, पीढ़ी के अंदर शुद्ध लंबे पौधे यानी टी शुद्ध लंबे, और शुद्ध बोने के लिए स्मॉल टी। जब इनके अंदर विभाजन होगा तो इधर क्या हो जाएगा? टी, इधर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। और जब इनका क्रॉस होगा तो हमें सारे कैसे मिलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के मिलेंगे। यानी सारे के सारे जो उत्पाद के अंदर जो पौधे प्राप्त होंगे हमें लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे। लेकिन जो अब हमारे पास नई चीज़ आई है, जो F1PD आई है, उसके अंदर सभी पौधे किस प्रकार के हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के हैं।
जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इनका हम संकरण करवाएंगे तो कैपिटल टी मिलकर के क्या बना लेंगे टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर क्या बना लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी मिलकर क्या बना लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर क्या बना लेंगे स्मॉल टी। यानी जो तीन जो पौधे हैं हमें चार से वो लंबे प्राप्त हो रहे हैं और एक पौधा शुद्ध बोना प्राप्त हो रहा है। तो जो द्वितीय पीढ़ी होती है उसके अंदर क्या आते हैं जो अप्रभावी लक्षण है वो दिखाई देने लग जाता है। तो और इनका अनुपात क्या रहेगा, अनुपात रहेगा 3:1। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हमेशा ही इंद्रधनुष वाला होगा, और वो कब होगा वर्षा के पश्चात, जब सूर्य के विपरीत दिशा के अंदर इंद्रधनुष बनता है। तो आसमान में जो जल के सूक्ष्म कण हैं उनके अंदर दिखाई देने वाला ही स्पेक्ट्रम क्या है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। बी, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का चित्र बनाइए। निकट दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टिता भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रोगी को जो है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और इसके अंदर जैसे ये हमारा मानव नेत्र है और ये अपना लेंस है, इसके अंदर जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो क्या करेगी, अपना जो रेटिना है, ये इधर दृष्टिपटल या रेटिना है, उससे पहले ही इसका प्रतिबिंब बन जाता है और वो रोगी को दिखाई नहीं देता है। तो ये चित्र बनेगा निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का। और इस दोष का निवारण करने के लिए हमें इन किरणों को फैलाकर रेटिना पर ले जाना है, और फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है, अवतल लेंस। तो निवारण किससे होगा, इसका अवतल लेंस से होगा। फिर खंडदय निम्नात्मक प्रश्न 21 नंबर का ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम बताइए और अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो ए नंबर देखते हैं, सोडियम धातु की हमें अभिक्रिया करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवानी है जिंक धातु से। तो एक तरफ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं NaOH, और इसके साथ में लिख लेते हैं जिंक धातु। इनकी जब अभिक्रिया होती है तो उत्पाद क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखते हैं दोनों साइड सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इधर सोडियम उत्पाद में 2 है, अभिकारक में 1 है, तो अभिकारक में भी 2 कर दो इनको, सोडियम की संख्या बराबर। ऑक्सीजन उत्पाद के अंदर कितनी है, 2 है, अभिकारक में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन अभिकारक में कितनी है, 2 है, और उत्पाद में भी कितनी है, 2 है। और जिंक जो है अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है, 1 है। तो अब ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा बी, निम्न हेतु किसका उपयोग किया जाता है। 1 नंबर, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए क्या चाहिए, हमें क्लोरीन गैस चाहिए। क्लोरीन किसके अंदर मिली होती है, CaOCl2 के अंदर, यानी विरंजक चूर्ण के अंदर। इसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग होगा। बी का सेकंड, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडा का, खाने का सोडा भी बोलते हैं जिसे। सूत्र क्या होता है, NaHCO3, तो खाने का सोडा। सी, ऐसे प्राकृतिक पदार्थों के बारे में बताइए जिन्हें अम्ल और क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे लिटमस पत्र का उपयोग करके हम अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं, ऐसे कौन से प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका यूज करके भी हम अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। तो ऐसे है लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां हैं, वो किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बता सकती है। फिर अथवा, निम्नलिखित को सुमेलित करो, यानी मिलाना है। ABCD के अंदर नाम लिखा हुआ है और 1-2 सीधा नाम लिखा हुआ है जो प्रसिद्ध नाम है, प्रचलित नाम है, जबकि इसके दूसरे कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं। तो बेकिंग सोडा अभी बात की थी हमने, खाने का सोडा, जिसको हमने क्या बोला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ए का क्या हो जाएगा, 3, सोडियम बाई कार्बोनेट। जिप्सम के बारे में हमने पढ़ा था, CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट।
तो जिप्सम का क्या हो जाएगा 4 नंबर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तीसरा चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बच गया जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे दुर्बल क्षारक के रूप में एंटीसिड के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। बी धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय, इनकी अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, उदाहरण सहित बताइए। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति हमेशा ही क्षारीय होती है, और जब इनकी अभिक्रिया अम्लों से करवाई जाती है तो लवण और जल बनते हैं, क्योंकि ये क्षार का रोल निभाती है। उदाहरण जैसे हमारे पास एक धात्विक ऑक्साइड लेते हैं हम CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस एक अम्ल लेते हैं हम HCl, और जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है हमें CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O जल। अब इस अभिक्रिया को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। तो कॉपर उत्पाद में एक है, अभिकारक में एक है, संतुलित है। ऑक्सीजन उत्पाद में एक है, अभिकारक में एक है, संतुलित है। हाइड्रोजन उत्पाद के अंदर 2 है जबकि अभिकारक में 1 है, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे। और क्लोरीन अब क्या होगी, अभिकारक में भी 2 होगी, उत्पाद में भी 2 होगी, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो ये अभिक्रिया बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया के जैसे ही है। जब क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, क्षारीय टाइप की। आगे क्वेश्चन नंबर 22, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्प का उत्सर्जन, इसका महत्व लिखिए। और वाष्प का उत्सर्जन हमेशा पेड़ पौधों से ही होगा। तो पौधे की सतह से जब जल वाष्प के रूप में जल की हानि होने लग जाए, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका महत्व क्या है, पहला वाष्पोत्सर्जन से कोशिकाओं के भीतर जो अनुकूलतम स्थिति है वो बन जाती है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन से पौधे के भीतर जल और खनिज लवणों की क्या होने लग जाती है, गति होने लग जाती है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अधिक तापमान के ऊपर भी पौधे और पत्तियां ठंडी बनी रहती है। और चौथा, जो एक्स्ट्रा जल होता है पेड़ पौधों के अंदर उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो 22 का बी, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पहला, पादपों में श्वसन क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वही मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, और श्वसन क्रिया में उत्पन्न CO2 है, और जो जलवाष्प है इनका निष्कासन सामान्य विसरण विधि के द्वारा रंध्रों एवं वात रंध्रों से वो कर सकते हैं। दूसरा, पौधे के जो उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ हैं वो पत्तियां, छाल या फलों में पहुंचा दिए जाते हैं, और जैसे ही ये पौधे से अलग होते हैं तो उनसे छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, अधिकतर जो अनेक उत्सर्जी पदार्थ है वो कोशिकाओं की जो रिक्तिकाएं होती है, खाली जगह होती है, उनके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। चौथा, अनेक अपशिष्ट पदार्थ रेजिन और गोंद के रूप में भी विशेष रूप से पुराना जो जाइलम होता है उसके अंदर संचित हो जाते हैं। अथवा के अंदर देखते हैं ए, सामान्यतः जंतुओं में किस प्रकार का शोषण पाया जाता है, इसमें ऊर्जा उत्पादन को रासायनिक समीकरण से समझाइए। सामान्यतः जंतुओं के अंदर वायवीय शोषण पाया जाता है, और वायवीय शोषण के अंदर क्या होता है, वायु की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और इस प्रकार के शोषण में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन होता है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, और साथ में किससे अभिक्रिया करवा देंगे हम, ऑक्सीजन से। उत्पाद क्या प्राप्त होगा हमें CO2 प्लस H2O, यानी जो हम खाने के अंदर जो ग्लूकोज ग्रहण करते हैं और जो फेफड़ों से ऑक्सीजन आती है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और बनती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शोषण से बाहर छोड़ देते हैं, और H2O जो जल है वो शरीर के अंदर ही रहता है। अब इस अभिक्रिया को करते हैं हम संतुलित। अभिकारक में देखो कार्बन कितने हैं, 6, उत्पाद में कितने हैं, 1, तो इसे संतुलित करेंगे 6 से गुणा। अब ऑक्सीजन अभिकारक में कितनी होगी, 6 और 2 8 है, उत्पाद में कितनी है, 6 2 12 और 1 है 13। इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को 6 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अब अभिकारक में कितनी होगी 18, और उत्पाद में कितनी होगी 12 और 1 13, और इसे 18 करने के लिए इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब अभिकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन कितनी होगी, 18 18 होगी। हाइड्रोजन अभिकारक में कितनी है 12, उत्पाद में कितनी होगी 6 × 2 12 होगी। तो ये होगी संतुलित रासायनिक समीकरण।
और इस प्रकार श्वसन में प्राणी क्या है, अपने वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में उसे क्या देते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि पौधे हमारे से उल्टा काम करते हैं। बी, दीर्घरोम क्या होते हैं, इनका महत्व क्या है। तो छोटी आंत जो होती है क्षुद्रांत्र, उसके आंतरिक सतह के ऊपर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध या उभार होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये इनका काम क्या है, ये अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि जो भोज्य पदार्थ है उसका अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। वृद्धांत्र में भी उपस्थित होते हैं दीर्घरोम, और उनका काम क्या है, बिना पचे हुए भोजन में से जल को अवशोषित कर लेना। आगे 23 नंबर, समांतर प्रकाश किरणों द्वारा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस एफ को निर्धारित करने के लिए किरण आरेख खींचिए। यानी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उत्तल दर्पण के अंदर बताना है। और उत्तल दर्पण का चित्र कैसे बनता है, ऐसे। यानी इसका जो बाहरी पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है, जबकि अंदर वाले के अंदर वाला लेप किया होता है। अब हमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें लानी है। उत्तल दर्पण क्या करेगा, इन प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और ये हमें इसके दूसरी साइड में एफ से आती हुई प्रतीत होंगी। यानी ये आपतित किरण होगी और ये क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। तो मुख्य फोकस कहाँ है, इसके दर्पण के पीछे की ओर है। फिर हम बात करते हैं बी की। किसी उत्तल लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को कागज की शीट पर फोकसित करने पर कागज क्यों जलने लग जाता है। यानी लेंस कौन सा है हमारे पास, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस बनाते हैं, ये होगी मुख्य अक्ष, और ये मुख्य अक्ष, और ये जो पॉइंट है वो होगा ओ प्रकाशिक केंद्र। इधर क्या हो जाएगा F1, इधर क्या हो जाएगा 2F1, और इधर क्या होगा F2, और इधर क्या होगा 2F2। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये अपवर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती है जिसे हम F2 कहते हैं। यही हमारा मुख्य फोकस होता है। और जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो एकदम बिंदुवत रूप में होता है F2 के ऊपर। अब F2 के ऊपर हम किसी कागज को रखेंगे तो क्या होगा, सूर्य की जो प्रकाश है उसकी जो सेकेंद्रण उष्मा है जो उत्पन्न होगी यहाँ पर, और इस उष्मा उत्पन्न होने के कारण जो यहाँ पर रखा हुआ कागज है वो जलने लग जाता है। अथवा उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जब बिंब की स्थिति फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। तो हमें एक कंडीशन देखनी है, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गई, और ये अपना प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, और इधर मान लेते हैं ये 2F2 है। हमें बिंब को रखना है F1 और O के बीच, इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताना है। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो हमारे यहाँ पर लेंस पे आपतित होगी, और ये किधर से गुजरेगी, F2 से होकर गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं प्रकाश केंद्र से, जो बिना विचलित वे सीधी निकल जाती है। और इन दोनों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब, जो कि कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्या कहेंगे हम, उत्तल लेंस के अंदर जब कोई वस्तु F1 और O प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, जो कि वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी होता है। फिर है बी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यानी एक प्रकाश की किरण है जो वायु, ऊपर है वायु और नीचे क्या है, जल है। ये वायु और जल को पृथक करने वाला पृष्ठ है। इसके ऊपर क्या है, वो तिरछी आपतित होती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या इससे दूर हटेगी, और ये इन दोनों सतह के ऊपर जो 90 डिग्री का कोण बनाता है इसको बोलते हैं हम अभिलंब। ये होगी अपनी आपतित किरण। ये जानी तो सीधी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वायु जो क्या है, जल की अपेक्षा विरल है, और जल क्या है, वायु की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। और सघन होने की वजह से ये जो अपवर्तित किरण है जो सीधी जानी चाहिए थी, अगर दोनों तरफ वायु ही होती तो फिर तो अपवर्तन की घटना ही नहीं होती।
तो सघन माध्यम से जब जैसे ही आती है तो इसकी चाल क्या हो जाती है, वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसका उल्टा क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि उसकी चाल, उसका वेग बढ़ जाता है। तो ये मॉडल पेपर कंप्लीट। आप बताइए कमेंट के अंदर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।